इस एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ाओचन और पिपी लोंग को देख पाते हैं जो कि कुनलुन डीमन रेस के इलाके से बाहर जा रहे थे। और अब इस सफर पर पिपी लोंग ने अपने बेसुरी आवाज में गाने गाना शुरू कर दिए और उसकी बेसुरी आवाज सुनते साथ ही ज़ाओचन ने अपने कान दबा लिए। वो कह रहा था, प्लीज यार अब और टॉर्चर मत करो। तुम्हारी ये हरकतें देख कर ही मुझे समझ आ रहा कि कुनलुन डीमन रेस के लोग तुम्हारे जाते वक्त इतने ज्यादा खुश क्यों थे। उन्होंने तो आतिशबाजी करते हुए तुम्हें अलविदा बोला, यानी कि वो बेचारे लोग काफी दिनों से तुमसे तंग आ गए थे। तुम्हारा वहाँ से दफा होना उनके लिए खुशी के मौके से कम नहीं था। जिस पर पिपी लोंग कह रहा था कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं ये गाने इसलिए गा रहा हूँ ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा मोटिवेट फील हो जाए। आफ्टर ऑल तुम्हें डोंगफिंग चांगमिंग का मुकाबला करना है जो कि तुम्हारे 10,000 साल पुराना दुश्मन था और तुम हो कि मेरी सुरीली आवाज पर ताने कस रहे। जिस पर ज़ाओचन कह रहा था कि प्लीज अपनी सुरीली आवाज बंद कर देना वरना डोंगफिंग से मिलने तक मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा। जिस पर पिपी लोंग कह रहा था कि मैं उस डोंगफिंग नाम के बंदे को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। पता नहीं तुम दोनों के दरमियान ऐसी कौन सी पुरानी दुश्मनी थी जिसके खातिर तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। वेल तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बेवजह मुझे इस जंग में घसीट रहे हो और इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत पे करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि ग्रैंडपा पिपी लोंग फोकट में कोई काम नहीं करते। जिस पर ज़ाओचन कह रहा था कि डोंगफिंग चांगमिंग मेरा काफी पुराना दुश्मन है, तुम यूँ समझ लो कि वो मेरा मॉर्टल एनिमी है। 10,000 सालों बाद भी हमारी दुश्मनी की इंटेंसिटी कम नहीं हुई। जिस पर पिपी लोंग कह रहा था कि मैंने आज तक तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो डोंगफिंग काफी बड़ा कमीना होगा। और उतने में इन्हें किसी बैटल की आवाज आई तो ये लोग फटाफट से ग्राउंड की तरफ निकल पड़े। वेल ग्राउंड पर शाओलिन टेम्पल का मॉन्क अपने कई सारे दुश्मनों से निपट रहा था और फिलहाल मॉन्क की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो अपनी वाइन को पीकर दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो गया। साथ ही वो कह रहा था कि क्योटिक बैटल सिक की अगर वो चुड़ैल मुझ पर इतना ब्रूटल अटैक ना करती तो मैं काफी टाइम पहले ही तुम सभी को जहन्नुम में पहुंचा चुका होता। जिस पर वो बंदे कहने लगे कि तू खुद मौत की कगार पर है मगर फिर भी हमें धमकी दे रहा। और अब वो सभी बंदे एक साथ मिलकर मॉन्क पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। मगर उतने में एक डिमोनिक ब्लेड ने सीधे आकर 1 बाय 1 करते हुए इन सभी को स्लैश कर दिया। दरअसल ये हमला किया था ज़ाओचन ने। वो अपने दोस्त मोंग शाओ की मदद करने पहुंच चुका था। तब तक पिपी लोंग भी वहाँ पर पहुंच गया। वो मोंग शाओ से कह रहा था कि अरे टकलू, काफी लंबे अरसे बाद हमारी मुलाकात हो गई। वहीं पर मोंग शाओ तुरंत ही ज़ाओचन का शुक्रिया अदा करने लगा। ज़ाओचन कहता है कि मुझे वांग हुई के बारे में पता चला। वो एक काफी नेक दिल इंसान था, मुझे उसकी मौत का अफसोस है। जो सुनकर ही मोंग शाओ भी इमोशनल हो गया। दरअसल वो इस सारी बैटल इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो वांग हुई की मौत का बदला लेना चाहता है। ज़ाओचन को भी पता था कि उसका दोस्त काफी ज्यादा मायूस है तो वो उसे कंसोल करने लगा। और उतने में ही अचानक से वहाँ की सारी जमीन फ्रीज होना शुरू हो गई और अब वहाँ पर एंट्री होती है डोंगफिंग चांगमिंग की। वो कह रहा था, अरे वाह ज़ाओचन, ये तो वाकई तुम हो। और इतना कहते साथ ही डोंगफिंग अपने आइस लेंसेज का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओचन को घेर लेता है। वहीं पर ज़ाओचन ने पिपी लोंग और मोंग शाओ को पीछे हटने के लिए बता दिया था। डोंगफिंग उससे कहता है कि 10,000 सालों बाद हमारी मुलाकात हो रही और वाकई इन 10,000 सालों में तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन गए हो। एक ऐसा भी वक्त था जब तुमने अपनी सारी पावर को खो दिया था, लेकिन तुम तो अब काफी ज्यादा बदल गए। जिस पर ज़ाओचन कह रहा था कि फाइनली तुमसे मेरी मुलाकात हो ही गई, मैंने इसके लिए 10,000 सालों का इंतजार किया है। जिस पर डोंगफिंग कह रहा था कि हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पुराने दोस्तों को देखकर खुशी मिलती। शायद तकदीर का भी यही फैसला था कि 10,000 सालों बाद भी हमारी बैटल जारी रहे। जिस पर ज़ाओचन कह रहा था, ट्रस्ट मी, मैं भी तुम्हारे साथ बैटल करने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ, लेकिन मुकाबला करने से पहला मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। मुझे बताओ 10,000 साल पहले हमारी दुनिया में हुआ क्या था। जिस पर डोंगफिंग कहने लगा कि 10,000 साल पहले ही हम दोनों की मौत हो गई थी, तो फिर अब अतीत को कुरेदने से कोई फायदा नहीं होने वाला। 10,000 साल पहले क्या हुआ था इस बात को भूल जाओ। जिस पर ज़ाओचन कह रहा था कि शायद तुम्हें वो सब याद करने में ही डर लग रहा है। तो डोंगफिंग कह रहा था कि हाँ, और तुम्हें भूल जाने में डर लग रहा है। मैं वो सब याद नहीं करना चाहता और तुम उसे भूलना नहीं चाहते। तो ज़ाओचन उसे बताने लगा कि जब मैं 10,000 सालों बाद मेरी टूम से बाहर आया तब मेरे दिल में कई सारे सवाल थे। एक ऐसी फीलिंग है जिसे तुम चाहकर भी दबा नहीं सकते। और हाँ, मैंने सुना था कि टूम से बाहर आने के बाद तुम्हारा माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। क्या ऐसी हालत में तुम वाकई मेरा मुकाबला कर सकते हो? अभी सुनते साथ ही डोंगफिंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मैं उन सारी पुरानी यादों को भूलना चाहता हूँ। तो ज़ाओचन उससे कहने लगा कि उन्हें भूलने से पहले तुम उन्हें मेरे साथ शेयर करो, तभी जाकर तुम्हारे दिल पर का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। आफ्टर ऑल
ये बातें इतनी ज्यादा पुरानी है कि मेरे अलावा इसमें कोई और इंटरेस्ट नहीं लेने वाला। तो डोंगफिंग उसे बताने लगा कि 10,000 साल पहले मैंने तुम्हें खत्म किया था। उस वक्त मुझे डर था कि तुम्हारे फादर तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए मेरे पीछे जरूर आएंगे, इसलिए मैंने नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की आइस केव में खुद को सिक्लूड कर दिया। उस केव को पूरी तरह से सील किया गया था ताकि तुम्हारे फादर चाहकर भी मुझ तक पहुँचने न पाए। मैं ठीक 7 सालों तक उस केव में कैद रहा और जिस दिन मैं उसमें से वापिस आया तब बाहर का नजारा कुछ अलग था। उस वक्त आसमान शैटर हुआ था और अर्थ पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। हर तरफ बस तबाही का मंजर था। नॉर्दर्न सी के समंदर से बहुत बड़ी बड़ी सुनामी क्रिएट होकर उसने पूरे कॉन्टिनेंट को निगल लिया। न जाने कितने ही गॉड्स और डीमंस आसमान से नीचे गिरे और इसी वजह से मैं आइस केव में हमेशा के लिए दफन हो गया। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, मेरी जूनियर सिस्टर जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था वो सब के सब मारे गए। इस कॉन्टिनेंट में मैं अकेला ही जिंदा बचा था और उस अकेलेपन की फीलिंग को मैं लफ्जों में जाहिर भी नहीं कर सकता। मैं उस फीलिंग से नफरत करता हूँ। मुझे मेरे अकेले होने से नफरत है। वाली सारी बातें सुनकर ज़ाओजिन काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि अर्थ एंड हेवन शैटर हो गए, गॉड्स और डीमंस मारे गए। एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था जिसने इतनी बड़ी तबाही मचा दी? जिस पर डोंगफिंग कहने लगा कि तुम्हारे जैसे मेरे दिल में कई सारे सवाल हैं। 10,000 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था, इस मिस्ट्री से मैं भी पर्दा हटाना चाहता हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसे मुझे सच्चाई पता चलेगी मैं तुम्हारी टूम के सामने आकर सब कुछ बता दूंगा। उस वक्त तुम जहन्नुम से मेरी सारी बातें सुन लेना, लेकिन फिलहाल तुम मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते साथ ही डोंगफिंग ने तुरंत ही अपनी सोड को समन कर लिया। वहीं पर ज़ाओजिन भी अपनी तलवार लेकर तैयार हो गया और उतने में इन दोनों को एक एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस होता है। ये तुरंत ही समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ और लोग भी आने वाले हैं, मगर डोंगफिंग में तो जरा भी सब्र नहीं था। उसने फटाफट से ज़ाओजिन पर अपना एक स्लैश रिलीज कर दिया। तो जवाब के तौर पर ज़ाओजिन भी उस पर अपना स्लैश रिलीज कर देता है। इन दोनों की स्लैशेस आपस में टकराते हुए कोलैप्स हो गए और उतने में क्योटिक बैटल सेट की रुलान वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल मिस्टीरियस बंदे यहाँ पर मौजूद हैं। तुम दोनों मुझे एक जगह पर मिले, इससे तो मेरा काफी सारा वक्त बच गया, वरना पता नहीं मुझे तुम दोनों को कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता। मोंग शाओ तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो ज़ाओजिन को बता रहा था कि यही वो डीमन है जिसने मेरे भाई वांग हुई को मार दिया। मैं किसी भी कीमत पर इससे बदला लेना चाहता हूँ। तो ज़ाओजिन उससे कहता है कि मेरे भाई तुम काफी ज्यादा घायल हो, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम इस बंदी के साथ बैटल में इन्वॉल्व हो जाओ। सबसे पहला तुम्हें खुद को हील करवाना होगा। रिवेंज का क्या है, वो तो रुक सकता। पावरफुल बनने के बाद आज न कल तुम इसे मार देना। वेली सारी बातें सुनकर उलान को हंसी आ रही थी और उतने में वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो गई। वेली ये था दू हाओ, मगर इसकी एनर्जी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। ज़ाओजिन तो ये देखते साथ ही तुरंत ही समझ गया कि इस बंदे ने राइचस पाथ को छोड़कर डिमोनिक कल्टीवेशन को अपना लिया है। दू हाओ कह रहा था ज़ाओजिन आज तो तू जिंदा नहीं बचने वाला, और उतने में मेंग केजिन की वहाँ पर एंट्री हो गई। उसे देखते साथ ही ज़ाओजिन की दिल की धड़कनें तो तेज हो जाती हैं। वो सोच रहा था कि आखिर ये मुसीबत यहाँ पर क्यों आई है। ये बंदी तो ऑलरेडी मुझसे नफरत करती थी और फिर हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ था उससे तो इसकी नफरत में 4 चांद लग गए होंगे। वहीं पर पिपीलोंग तो मेंग केजिन को देखते साथ ही उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है। उससे कहता है, हेलो मेरी जान, कहीं तुम ग्रैंडपा ड्रैगन को भूल तो नहीं गई ना? अगर मैं अपनी कहूँ तो मैं हर रोज तुम्हें मिस करता हूँ। आय हाय, तुम्हारी खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं। अरे पिपीलोंग आगे कुछ बोल पाई इससे पहले ज़ाओजिन ने उसका मुंह धर लिया। वो उसे धीरे से बताने लगा कि बंदी ऑलरेडी मेरे खून की प्यासी है और तेरी ये बकवास सुनकर जरूर से इसका खून उबल जाएगा। मगर तब तक मेंग केजिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से में कहने लगी कि ये कमीना थरकी ड्रैगन आज मेरे हाथ से नहीं बचने वाला और ये अकेला नहीं मरेगा, इसका कमीना मालिक भी इसके साथ जाएगा। उतने में रोलान मेंग केजिन से कहने लगी कि मैंने सुना था आप तियांताई से की होली मेडन हो। आप अपनी शांत मिजाज और खूबसूरती के लिए जानी जाती, मगर आज तो तुम गुस्सैल बुढ़िया जैसे बर्ताव कर रही हो। शायद लोगों ने तुम्हें खूबसूरत और शांत समझकर गलती कर दी। तुम्हारा असली रूप तो कुछ और ही है। इधर दू हाओ डोंगफिंग से कहने लगा कि शायद तुम भी ज़ाओजिन की पुरानी दुश्मन हो। अगर तुम इसे खत्म करना चाहते
जानते हो तो हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। जिस पर डोंगफिंग कह रहा था कि अपनी औकात देखकर बात किया कर, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे जैसे फालतू लोगों के साथ टीम अप हो जाऊं। तो दूहाओ कह रहा था ठीक है, वैसे भी यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो ज़ाओजिन को मारना चाहते, तो हमें भी तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। बेचारे ज़ाओजिन को ऐसा फील हो रहा था मानो दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ है। मगर इधर डोंगफिंग दूहाओ की बातों से ऑफेंड हो गया। वो कह रहा था कि ज़ाओजिन मेरा दुश्मन है, इसे मारने का अधिकार बस मेरे पास है। अगर तुम में से कोई भी बीच में आया तो ज़ाओजिन से पहला तुम्हें ही मैं हेल में पहुंचा दूंगा। और उतने में ज़ाओजिन डोंगफिंग को बताने लगा कि इस नमूने को ऑलरेडी मैं एक बार हरा चुका हूँ, तो इसे दूसरी बार हराने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिस पर डोंगफिंग कह रहा था कि ज़ाओजिन मुझे उकसाने की कोशिश मत कर। पिछली बार जब मैंने तुझे खत्म किया था उस वक्त तेरी पावर्स ऑलरेडी जा चुकी थी। उस वक्त तू पावरलेस था और मैंने तुझे खत्म किया। वो मुकाबला बिल्कुल भी फेयर नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि उस दिन मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन कोई बात नहीं, एज अ कंपेंसेशन मैं तुम्हारे इस दुश्मन से निपटना चाहता हूँ। उस वक्त तुम्हारे पावरलेस होने की वजह से तुम मेरे हाथों मारे गए थे, तो तुम यूँ समझ लो कि मेरी तरफ से एक माफीनामा है। अभी सुनते साथ ही दूहाओ डोंगफिंग पर काफी ज्यादा भड़क गया। उसकी तरफ चार्ज होते हुए कहने लगा कि काफी देर से तो मुझे जलील कर रहा है, लेकिन अब तेरी बकवास मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उतने में डोंगफिंग और दूहाओ में एक जोरदार क्लैश हो गया। उनका ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि जमीन पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। वेल यहाँ पर डोंगफिंग अपनी तलवार की मदद से दूहाओ के अटैक को काउंटर कर रहा था, जो देख दूहाओ से कहता है कि तू इतना भी पावरफुल नहीं जितना तूने शो ऑफ किया। अभी सुनते साथ ही डोंगफिंग ने अपनी डिफेंसिव एनर्जी को रिलीज करते हुए दूहाओ को काफी पीछे घसीट दिया, जिसके बाद डोंगफिंग दोबारा से जाकर दूहाओ के साथ मुकाबला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर अपनी तलवारों से वार कर रहे थे। उसके साथ फाइट करते हुए डोंगफिंग को फील हुआ कि हर एक अटैक के बाद दूहाओ की पावर इंक्रीज होती जा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बंदा उसे हरा देगा। इसलिए डोंगफिंग ने उस पर काफी पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज किया, जिसके चलते दूहाओ उसमें घायल हो जाता है। डोंगफिंग बस जल्द से जल्द इस बंदे का काम तमाम करना चाहता था, इसलिए वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दूहाओ पर अटैक कर देता है। और उसका ये वाला हमला काफी ज्यादा भयानक था। इधर दूहाओ उस अटैक को काउंटर करते हुए सोचने लगा कि ये तो एक लॉन्ग लॉस्ट हुई टेक्निक है, इसे पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का स्लैश कहा जाता। वहीं पर ज़ाओजिन भी पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन की स्ट्राइक को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया। वेल पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन की स्ट्राइक की एक बहुत ही अमेजिंग बात थी, हर एक स्ट्राइक के बाद तुम्हारी पावर और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। उसे तुरंत ही याद आता है कि 10,000 साल पहले डोंगफिंग शाओटियान ने इस मूव का इस्तेमाल किया था और उस एक ही स्लैश में यूजिन की लाइफ फोर्स पूरी तरह से शटर हुई थी। डोंगफिंग शाओटियान तो मारा गया, मगर अब डोंगफिंग चांगमिंग अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता। इधर डोंगफिंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक थंडरबर्ड को फॉर्म कर लिया, जो कि दूहाओ पर अटैक करने के लिए निकल चुका था। मगर दूहाओ अपने एक स्लैश को रिलीज करते हुए उस परिंदे को तुरंत ही एक्सप्लोड कर देता है। डोंगफिंग चांगमिंग तो उसकी इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि दूहाओ ने 7 डीमन डिफाइंग ब्लेड का यूज किया था। इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर दूहाओ से पूछने लगा कि क्या तुम चेन फैमिली के मेंबर हो। मगर इसका जवाब दिया ज़ाओजिन ने। वो कह रहा था कि मेरे फादर ने खुद होकर दो फैमिली को ट्रेनिंग दी थी, तो मेरी चेन फैमिली की मिस्टिक आर्ट को दो फैमिली ने इनहेरिट किया और अब ये बंदा उसके बदले मुझे ही मारना चाहता है। जो सुनते साथ ही डोंगफिंग चांगमिंग ने तुरंत ही अपनी सोड को समन कर लिया। वो कह रहा था कि इस बंदे की रगों में चेन फैमिली का खून नहीं, ये तो बस एक नकली प्रोडक्ट है। इधर रोलान कह रही थी कि चलो ये दोनों तो फाइट में बिजी हो गए, लेकिन हम अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं। आज ज़ाओजिन को खत्म करके मैं अपनी छठी रैंकिंग की बॉटल नेक को ब्रेक करूंगी। इसकी लाश पर पाव रखते हुए मैं 7वें लेवल पर पहुंचना चाहती हूँ। जो सुनकर ज़ाओजिन ने भी अपनी डिमोनिक ब्लेड को समन कर लिया। वो इवल स्माइल करते हुए रोलान से कहने लगा कि तुमने तो मुझसे डरना चाहिए, हो सकता है कि तुम ही मेरी स्टेपिंग स्टोन बन जाओ। जो सुनते साथ ही रोलान तुरंत ही ज़ाओजिन की तरफ निकल पड़ी। वो कह रही थी कि तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए मैं काफी ज्यादा बेकरार हूँ। मगर इस बार तो पिपीलोंग भी काफी ज्यादा जोश में था। वो फटाफट से अपने ड्रैगन लॉर्ड वाले फॉर्म में आ जाता है। ज़ाओजिन उसे पैनिक होते हुए कहने लगा कि जल्दी से पीछे हट जाओ, तुम इस बंदी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो पिपीलोंग उससे कहने लगा कि तू अपनी बकवास बंद कर दे बेवकूफ, अपने ग्रैंडफादर के सामने ज्ञान मत पेला कर। मैंने सुना था इस बंदी को जबरदस्त मुकाबला करना काफी ज्यादा पसंद है और इस ग्रैंडपा ने हाल ही में अपनी थोड़ी बहुत पावर को रिकवर कर लिया, तो मुझे भी कुछ ऐसे ही बंदे की तलाश थी जिसे मुकाबला करना काफी ज्यादा पसंद है, ताकि मैं अपनी पावर्स को दिल खोलकर आजमा सकूं। और लड़के मेरी बात कान खोलकर सुन ले, इस मुकाबले में बिल्कुल इंटरफेयर मत करना।
वहीं पर रुलान ने गुस्से में आकर अपनी तलवार को सीधे पिपीलोंग की तरफ रिलीज कर दिया था, जो कि बहुत ही पावरफुल फ्लक्चुएशंस रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगी। रुलान कह रही थी कि आज मैं इस छिपकली के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और उसी वक्त पिपीलोंग सीधे जाकर उस तलवार से भिड़ गया, जिसके चलते वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत जबरदस्त धमाका हो जाता है। पिपीलोंग गुस्से में कह रहा था कि इस बदतमीज लड़की की इतनी जरूरत कैसे हुई कि ये अपने ग्रैंडफादर की इंसल्ट करे। अब तो तू बस देखती जा, मैं तेरी शादी उस टकले मॉन्क से जरूर करवा दूंगा, और फिर वो टकलू तुझे अपनी बीवी बनाकर हर रोज तेरे साथ मारपीट करेगा ताकि अपने दोस्त वांगहुई की मौत का बदला ले सके। बेचारा मोंग शाओ तो ये सुनकर ही शॉक हो गया कि ड्रैगन उसे बीच में क्यों घसीट रहा। वहीं पर रुलान ने गुस्से में तिल मिलाते हुए अपने एक लोटस को ब्लूम कर लिया। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ और भी ट्रेजर्स अपीयर हो गए थे, जिन्हें देखते साथ ही मेंगकेजिन भी शॉक हो गई। दरअसल इसे टाओइस्ट ट्रेजर जेड लोटस थ्रोन कहा जाता था। मेंगकेजिन समझ गई कि उसका लोटस प्लेटफॉर्म भी इसी सेम डिवाइन जेड से फोर्ज किया गया था। वहीं पर पिपीलोंग कह रहा था कि अरे वाह, तुम्हारे पास भी मेंगकेजिन जैसा ही लोटस प्लेटफॉर्म है। अगर तुम दोनों की ट्रेजर्स को कंबाइन किया जाए तो ये हावी बो और ब्लैक टॉर्टोइज आर्मर को काफी तगड़ी टक्कर दे सकते। और अब पिपीलोंग ने अपने मुंह से थंडर उगलते हुए सीधे रुलान के लोटस पर हमला कर दिया, जिससे तो रुलान और भी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी आज ये गंदा बदबूदार ड्रैगन मेरे हाथों जरूर मरेगा। और अब उसने अपनी सोड को एक विप में तब्दील करते हुए पिपीलोंग के अटैक को काउंटर कर लिया। पिपीलोंग की थंडर डिस्ट्रॉय होने के बाद उस बंदी ने तो उसे कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। इधर ज़ाओचन कह रहा था कि इस बंदी का क्योटिक बैटल्स एक टाओइस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन मेथड तो टाओइस्ट प्रिंसिपल से बिल्कुल ही अलग है। वहीं दूसरी तरफ रुलान पिपीलोंग के मुंह पर अपने कोड़े बरसाते हुए कहने लगी कि तेरी ये गंदी जुबान कैंची जैसी चलती रहती, इसलिए आज तो पहला मैं तेरा मुंह तोड़ूंगी ताकि तो अपनी घटिया बातों से मुझे इरिटेट ना करे। इधर बेचारे पिपीलोंग के मुंह पर लगातार फटके पड़ रहे थे, जिसके चलते वो चिल्लाने लगा और रुलान से कह रहा था कि मेरे मुंह से मुझे प्यार है और तूने उसी पर वार किए, तो ये ग्रैंडपा लॉन्ग आज न कल तुझसे बदला जरूर लेगा। इतना कहते साथ ही पिपीलोंग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, मगर रुलान उसे अपने चाबुक में जकड़ लेती है। बेचारा पिपीलोंग तो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, मगर रुलान उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, और फिर उसने पिपीलोंग को गोल गोल घुमाते हुए सीधे जमीन पर पटक दिया। इधर ज़ाओचन भी अपने पिपीलोंग की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया, मगर वो इस बैटल में इंटरफेयर नहीं कर सकता था क्योंकि पिपीलोंग ने उसे ऐसा करने से मना किया था। इधर पिपीलोंग जैसे तैसे अपने होश संभालते हुए उठ जाता है। उसे लग रहा था कि रुलान अब अपने हमलों को रोक देगी, मगर रुलान को तो इस बैटल में और भी ज्यादा मजा आने लगा। उसने अपनी एक और एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए पिपीलोंग को एक लोटस के अंदर घेरना शुरू कर दिया। पिपीलोंग तो इस लोटस को देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, और अब वो कुछ कर पाई इससे पहले उस लोटस ने पूरी तरह से उसे निगल लिया। साथ ही साथ आसमान से उस लोटस पर थंडर बरस रही थी, मगर उस लोटस के आसपास जो शील्ड फॉर्म हुई थी उसके चलते थंडर का इस पर कोई असर नहीं होता। रुलान को अब पूरी तसल्ली हो चुकी थी कि ड्रैगन इसमें मारा जाएगा, मगर उसी वक्त उसे पिपीलोंग की आवाज आई। वो कह रहा था कि आज इस ड्रैगन ने अपने असली पावर का शो ऑफ नहीं किया तो तुम मुझे एक चिपकली समझ बैठी। मैंने बस थोड़ी बहुत घायल होने की नौटंकी की थी और तुम्हें लगा कि तुम इस मुकाबले में जीत चुकी हो। और इतना कहते साथ ही पिपीलोंग ने अपनी एनर्जी को उस लोटस से बाहर रिलीज करना शुरू कर दिया, जो देखते साथ ही रुलान ने अपने टाओइस्ट लोटस की एक पंखुड़ी को निकाल लिया और अब उसी पेटल का इस्तेमाल करते हुए पिपीलोंग पर अटैक कर देती है, जिसके चलते वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। ज़ाओचन को तो डर लग रहा था कि कहीं शो ऑफ करने के चक्कर में पिपीलोंग मारा न जाए। इधर पिपीलोंग ने देखा कि लोटस ने अपना शेप बदल लिया है, वो अब एक एनर्जी के फॉर्म में था। तो पिपीलोंग कह रहा था कि शायद तुम्हें रंग बदलना कुछ ज्यादा ही पसंद है, मगर शेप शिफ्टिंग की आर्ट को बस तुम अकेले ही नहीं जानती, मेरे पास भी उसका नॉलेज है। चलो आज ही ग्रैंडपा ड्रैगन तुम्हें अपना नया फॉर्म दिखाएगा। और इतना कहते साथ ही पिपीलोंग ने अपना फॉर्म बदलना शुरू कर दिया। उसके ड्रैगन्स वाले पाव अब इंसानी पाव में बदल गए थे। ये सब देखकर ही ज़ाओचन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो अमेज होते हुए कहने लगा कि पिपीलोंग तो एक ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता है, मुझे पता ही नहीं था कि इस ड्रैगन के पास ये भी एबिलिटी होगी। वही दूसरी तरफ पिपीलोंग की बॉडी ह्यूमन
ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने लगी, मगर उसका मुंह अभी भी ड्रैगन वाला था। पूरी बॉडी तो बदल ली लेकिन शक्ल अभी भी पुरानी है। अब ये देखकर ज़ाओजिन शॉक हो गया और मॉन्क अपना सिर पीटने लगा। इन्हें तो लगा था कि पिपी लॉन्ग एक हैंडसम बंदा बनेगा और फिर तो न जाने कितनी सारी लड़कियां उसके प्यार में फंस जाएगी, मगर अफसोस की बात थी कि पिपी लॉन्ग का ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा रह गया। इधर पिपी लॉन्ग अपने बालों को संवारते हुए कहने लगा कि काश मेरा पुराना चार्म दोबारा से वापस आ जाए, फिर तो मैं एक दिलफेक आशिक बनूंगा और हाय पता नहीं कितनी ही लड़कियां मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। बस मुझे कुछ और मेहनत करके इस शक्ल को भी बदलना होगा, फिर तो अपन के लुक्स के सामने इस ज़ाओजिन की भी जलकर राख हो जाएगी। और अब पिपी लॉन्ग ने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया था। वेल पिपी लॉन्ग की इस वेपन को फैंक्शन हेलबर्ड कहा जाता था, जिसे बड़े स्टाइल के साथ घुमाते हुए पिपी लॉन्ग कह रहा था कि मेरा स्पिरिचुअल ट्रेजर हेवन ऑन अर्थ में नंबर 1 माना जाता है। दरअसल इस वेपन में 2 डिवाइन स्टाफ थे जिन्हें एक स्पिरिचुअल चेन ने बांधा हुआ था। पिपी लॉन्ग स्टाइल मारते हुए बताने लगा कि आज तक अपन के वेपन का कोई राइवल पैदा नहीं हुआ। वेल इस वेपन को देखकर उलान भी थोड़ी सी हैरान थी। वहीं पर मेंग केजिन बताने लगी कि इस आर्टिफैक्ट को ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन के हॉर्न का यूज करके फोर्ज किया गया था। ये तो एक सुप्रीम टाओइस्ट ट्रेजर माना जाता। इधर दूहा भी उस वेपन को देखने में खो गया तो डोंगफिंग उस पर हमला करते हुए कहने लगा कि तू अपना पूरा ध्यान मुझ पर दे, मुझे नजरअंदाज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इधर पिपी लॉन्ग ने तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन और फिर अपना वेपन दिखाकर पूरा लाइमलाइट ही चुरा लिया। सबकी नजरें पिपी लॉन्ग के ट्रेजर पर थी। वहीं पर पिपी लॉन्ग स्टाइल मारते हुए मेंग केजिन से कहने लगा कि मुझे तुम लूजर समझती थी मगर मैं तो असल में एक हीरो हूँ। वहीं पर उलान पिपी लॉन्ग पर अटैक करने के लिए निकल पड़ी। वो कह रही थी कि अब तो ये ट्रेजर मेरा होगा, जो सुनकर पिपी लॉन्ग कह रहा था कि मैंने इस ट्रेजर को अपनी बॉडी का यूज करके बनाया है। इस आर्टिफैक्ट को क्लेम करना यानी कि मेरी बॉडी पर कब्जा करना। लड़कियों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि वो हैंडसम लड़कों की बॉडी पर कब्जा करे, लेकिन तू तो एक नंबर की बेशरम निकली। हालांकि तब तक रुलान ने उस पर अपने कोड़े बरसाना शुरू कर दिए थे, मगर इस बार पिपी लॉन्ग मार नहीं खाता, बल्कि वो तो अपने हीरोइक अंदाज में बड़े ही मजे के साथ उसके अटैक को काउंटर कर रहा था। और अब पिपी लॉन्ग ने भी उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि थोड़ी देर पहले तो मेरा हैंडसम सा चेहरा बिगाड़ना चाहती थी, अच्छा हुआ कि तू उसमें नाकाम हो गई, वरना मेरी जिंदगी में कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती। वेल यहाँ पर पिपी लॉन्ग की मूव्स इतनी ज्यादा फनी थी कि क्या ही बताऊं। वो तो बस लगातार एक ही बात की रट लगाए था कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इधर मेंग केजिन कहती है कि कमीना ड्रैगन ज़ाओजिन के साथ वफादार है। ज़ाओजिन ने ऑलरेडी हावी बो को क्लेम किया, उसके पास डीमन लॉर्ड का हाथ भी है और अभी सुप्रीम ट्रेजर भी ज़ाओजिन के ही काम आने वाला है। अगर एक ही बंदे के पास इस दुनिया के सबसे पावरफुल ट्रेजर जमा हो गए तो वो उन सारे आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए लेजेंडरी डिवाइन आर्मर को फॉर्म कर सकता है। ना ये मौका मैं ज़ाओजिन को तो नहीं देने वाली। वहीं पर ज़ाओजिन की नजर उससे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो जानता ही था कि मेंग केजिन भी अभी सुप्रीम ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करने वाली है ताकि तियांता सेक में मौजूद डीमन को सप्रेस किया जाए। इधर पिपी लॉन्ग ने देखा कि मेंग केजिन भी उसके साथ बैटल में शामिल हो गई। मेंग केजिन ने अपनी कई सारी तलवारें पिपी लॉन्ग की तरफ रिलीज कर दी थी, जो देखते साथ ही पिपी लॉन्ग ने अपने ट्रेजर की पावर को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही वो ज़ाओजिन को बता रहा था कि बिल्कुल भी इस फाइट में इंटरफेयर मत करना, आज तुम्हारा ये ग्रैंडपा 2 खूबसूरत लड़कियों की वाट लगाने के मूड में है। तब तक पिपी लॉन्ग का ट्रेजर एक सर्कल में बदल गया और वो बड़ी ही तेजी के साथ मेंग केजिन के हमलों को काउंटर करने लगता है। ये देखकर ही रोलान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो मेंग केजिन से कह रही थी कि मेरे होते हुए तो उस ट्रेजर पर कब्जा नहीं कर सकती, और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने अपने क्योस बैटल इंटेंट को एक्टिवेट कर लिया। इधर ज़ाओजिन अपने दोस्त मॉन्ग से कहने लगा कि तुम बुरी तरह से घायल हो, मैं चाहता हूँ कि तुम फटाफट से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर मामला और भी ज्यादा बिगड़ने वाला है। तो मॉन्ग शॉ भी उसकी बात मानते हुए वहाँ से रवाना हो गया। इधर डोंगफिंग दूहा पर अपना एक जबरदस्त पाम अटैक रिलीज करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल देता है, जिसके चलते दूहा सीधे घुटनों पर आ गया। दूहा कह रहा था कि बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे ज़ाओजिन पर स्नीक अटैक करने का एक भी मौका इसने नहीं दिया। इधर अकेला पिपी लॉन्ग ही इन दोनों लड़कियों पर भारी पड़ गया था, मगर वो अच्छे से जानता है कि वो काफी देर तक इन दोनों को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उन दोनों से कहने लगा कि मार्शल आर्ट की दुनिया के कुछ रूल्स हैं, मगर तुम दोनों को तो उन नियमों की कोई परवाह ही नहीं। तुम दोनों इस ग्रैंडपा ड्रैगन को अपनी अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रही हो। अगर मैंने अपनी मूव का इस्तेमाल किया तो इस दुनिया से 2 खूबसूरत लड़कियां कम हो जाएगी, मगर उलान तो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। उसका क्योटिक इंटेंट काफी तेजी के साथ उस पूरी जगह को बर्बाद कर रहा था और अब उसने अपना पावरफुल स्लैश अटैक पिपी लॉन्ग की तरफ रिलीज कर दिया। वहीं
पर मिंगकेजिन का स्लैश भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और फाइनली पिपी लॉन्ग को रियलाइज हुआ कि ये दोनों अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए वो घबराते हुए ज़ाओ चेन को पुकारने लगा। वो कह रहा था, भाई जल्दी से आकर मेरी मदद कर, वरना ये दोनों चुड़ैल मिलकर मुझे मार देगी। और उतने में ज़ाओ चेन अपने हीरोइक अंदाज में वहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर ज़ाओ चेन ने डेथ डीमन ब्लेड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते उन दोनों के स्लैशेस काफी तेजी के साथ एक्सप्लोड हो गए। यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ था कि वो पूरा इलाका शेक होने लगा। ज़ाओ चेन ने एकदम सही टाइम पर एंट्री मारते हुए पिपी लॉन्ग की जान बचा ली थी। इस धमाके के चलते मिंगकेजिन काफी पीछे पुश हो जाती है। वहीं पर रुलान को भी सदमा लग गया कि ज़ाओ चेन के पास इतनी भयानक पावर कहां से आ गई। और अब यहाँ पर ज़ाओ चेन उन दोनों से कहने लगा कि टाइम पास बहुत हो गया, क्या तुम दोनों ये भूल गई थी कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ? मेरे होते हुए पिपी लॉन्ग को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।